और बड़ी खबर न्यूयॉर्क से, जहां पर यूएनएससी में भारत की स्थायी सदस्यता का ब्रिटेन, फ्रांस और यूएई ने समर्थन किया। इन तीनों देशों ने कहा है कि वो भारत को यूएनएससी का स्थायी सदस्य बनाने के पक्ष में है। अमेरिकी पहले ही भारत की सदस्यता का समर्थन कर चुके हैं और इसके अलावा रूस ने भी 3 दिन पहले ही भारत की सदस्यता के समर्थन का खुला ऐलान किया था। We want to see permanent African representation on the Council. Brazil, India, Japan and Germany as permanent members. And more seats for elected members as well. ऑलरेडी हम देखें तो इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गया है। इंडिया का स्टेटस कहां से कहां पहुंच गया। अगर इंडिया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बन जाता है तो इससे पाकिस्तान को कितना फायदा और नुकसान होने के चांसेस हैं? देखिए, पाकिस्तान को फायदा होगा या नुकसान होगा ये तो जब बनेंगे तब पता चलेगा। अब मेन मुद्दा ये है कि उनको बनाया क्यों जा रहा है, उसकी रीजन क्या है। और ये जो बात आपने अभी एम्बेसडर मुनीर अकरम साहब के हवाले से की है कि भारत किस तरीके से सलामती कौंसिल का मुस्तकिल रुकन बनने के लिए कोशा है, इससे ये बात साफ जाहिर है कि वो पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम पैदा क्यों करना चाहता है। अभी जिस तरीके से डीजी आईएसपीआर ने भारत की साजिशों को बेनकाब किया, दुनिया के सामने रखा, उसका मकसद भी यही था कि ये जो मुस्तकिल मेंबर सलामती कौंसिल का बनने की कोशिश कर रहा है वो दुनिया को बताया जाए कि भारत एक दहशतगर्द मुल्क है। ये जो डिप्लोमेटिक नेटवर्क है, इसमें रिसेंटली भी हमने, आपको याद होगा, एक डिस्कशन की थी कि इंडिया की जो एम्बेसीज हैं दुनिया में वो बढ़ रही हैं, कॉन्सुलेट भी बढ़ रहे हैं, एम्बेसीज भी बढ़ रहे हैं और टेक्निकली वो अपने इन एम्बेसीज के ज़रिए जो है जो चीज़ करना चाहता है वो सिर्फ और सिर्फ अपने जो लोग हैं उनसे कनेक्ट करना चाहता है। जय हिंद दोस्तों, आज के दिन यूएन में अब यूके ने भी, यानी कि इंग्लैंड ने भी ऑफिशियली ये कह ही दिया कि भारत को जल्द से जल्द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबरशिप मिले और भारत को भी वीटो पावर दिया जाए, क्योंकि यूएन में सही तरीके से रिप्रेजेंटेशन मेंबर्स की हो नहीं रही। ये जो है यूके के नए राष्ट्रपति साहब जो हैं उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया। इसी के साथ लगभग अब पुख्ता हो चुका है कि जो अगली मीटिंग होने वाली है यूएन की, उसमें लगभग आप पक्का मान के चलिए कि भारत को वीटो पावर मिलने वाली है और स्थायी सदस्यता मिलने वाली है। और अब नहीं तो कभी नहीं का नारा जयशंकर साहब ने लगा ही दिया है कि इस बार अगर वीटो पावर नहीं मिलता है भारत को तो भारत यूएन को एग्जिट कर देगा। मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी, लगभग सारे वीडियो में जो यूएन के बारे में बना रहा हूँ उसमें बता रहा हूँ, क्योंकि यूएन एक निष्क्रिय संस्थान है यार, जहाँ पे 140 करोड़ लोगों का रिप्रेजेंटेशन ही नहीं हो रहा है यार। ये 2-2, 2.5 करोड़ के देश यूके और ये फ्रांस, ये सब यूके के यूएन के परमानेंट मेंबरशिप बने हुए हैं। हमारे एक राज्य के बराबर भी पॉपुलेशन नहीं है, लेकिन भारत 140 करोड़ की पॉपुलेशन, रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है। खत्म करो यूएन को, भारत मेंबर नहीं रहेगा अगर अगली मीटिंग में भारत को सदस्यता नहीं मिलती है। अगर हम बात करें यूनाइटेड किंगडम की और फ्रांस की, चले यूनाइटेड किंगडम के साथ तो हमारे बड़े अच्छे रिलेशंस नज़र आते हैं पाकिस्तान के, लेकिन जब भी बात आती है यूनाइटेड नेशन उसकी सिक्योरिटी काउंसिल की तो उसमें पाकिस्तान को ना तो काउंट किया जाता है, ना परमानेंट सीट दी जाती है। लेकिन जबकि हमारे हमसाए मुल्क को वहाँ पे परमानेंट सीट देने का सोच रहे हैं यूके और फ्रांस, तो क्या वजूहत हैं इसकी कि हम पीछे रह जाते हैं? हम पीछे इसलिए रह जाते हैं क्योंकि हम उस चीज़ के कैपेबल नहीं हैं। बिकॉज बड़ी सिंपल सी बात है कि सिक्योरिटी काउंसिल में जाने के लिए हमें खुद सिक्योर होना ज़रूरी है। हमारी तो अपने जो है पॉलिटिकल इश्यूज़ जो है वो सॉल्व नहीं हो रहे। इधर पॉलिटिकल इशू के हमें यही नहीं पता कि हर 10 दिन बाद वज़ीर आज़म चेंज हो जाता है, हर 10 दिन बाद जो है वो रातों में जो है वो खुल जाती हैं, असम्बलियाँ खुल जाती हैं और बाकी चीज़ें खुल जाती हैं। तो हमें तो यही नहीं पता कि हमारे अपने मुल्क में क्या हो रहा है। तो हम सिक्योरिटी दूसरों को क्या देंगे जब हम अपनी सिक्योरिटी नहीं अफोर्ड कर सकते। कभी इधर गोलियां चल जाती, कभी उधर गोलियां चल जाती हैं। हमें ये नहीं पता भी लिबर्टी में पीछे खड़े गोलियां चल जाए। ऐसी बात है कि हम सिक्योरिटी काउंसिल में शामिल इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि हम खुद सिक्योर मुल्क नहीं है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? हालांकि जो यूएन है उसका तो काम ही ये होता है कि आप पीस का, अमन का पैगाम पहुंचाए, आप दूसरी कंट्रीज़ को जिसके दरमियान में कुछ वॉर वगैरह चल रहा होता है उसको आप सिक्योरिटी देने वाले बन जाते हैं, उसके लिए आप मैसेज कन्वे करने वाले बन जाते हैं। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान की बात की जाए तो हम पीछे से पीछे ही आते जा रहे हैं। सिक्योरिटी काउंसिल में हमें अहमियत नहीं दी जाती। अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर वहाँ पर जाते भी हैं तो उनको उस रिस्पेक्ट की निगाह से नहीं देखा जाता जितना कि एक्सपेक्ट किया जा रहा होता है। अब यूके की बात कर लें, हमारे यूके के साथ अच्छे ताल्लुकात है, लेकिन यूके भी पहली जो प्रायोरिटी है वो इंडिया को दे रहा है।
बात ये है कि हमने अपने आप को स्टेबल ही नहीं किया। हमारे जो वज़ीर आज़म है या हमारे पॉलिटिशियंस हैं, आप ये देख लें कि उन्होंने इतना ज़्यादा बुरा असर छोड़ा हुआ है आवाम के ऊपर कि आवाम जो बाहर की है वो भी हमारे पॉलिटिशियंस वहाँ आते तो उनको इज़्ज़त देने के बजाय उनको जो है गालियाँ देना शुरू कर देते हैं, उनको बातें सुनाना शुरू कर देते हैं। जो हम खुद इज़्ज़त नहीं दे सकते तो बाहर के मुल्क ने क्या इज़्ज़त देनी है। इट्स ऑल अबाउट सॉफ्ट पावर बेसिकली, क्योंकि भारत अपनी सॉफ्ट पावर को एलिवेट करना चाहता है। सो फॉर सो भारत की जितनी भी सॉफ्ट पावर है दैट इज ऑल नेचुरल इन अ सेंस के जब बात आती है बॉलीवुड की, तो बॉलीवुड की जो पावर है ये प्योरली एक जिसे कहते हैं ना एक सिस्टमैटिक तरीके से, इट्स अ हिस्ट्री ऑफ 60-70 ईयर्स ऑफ बॉलीवुड जो आपके सामने नजर आती है, जो दुनिया में एज ए सॉफ्ट पावर उसने इस्टेब्लिश। अब ये चाहते हैं कि हम कल्चरल सेंटर्स इस्टेब्लिश करें, जिस तरह चाइनीज़ जो हैं उन्होंने कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट्स इस्टेब्लिश किए हुए हैं। पाकिस्तान के अंदर आई थिंक एक इस्लामाबाद में है, एक कराची में है, लेकिन वो जो चाइनीज़ प्रोफेसर टीचर आए थे उनको वो बलोच मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने मार के भगा दिया है और अब वो यहाँ पे नहीं है। और कई जगहों पे शायद हैं, और बाकी भी दुनिया में उन्होंने कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट यूरोप के अंदर, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका के अंदर बनाए हुए हैं। सो आई थिंक दैट्स वेयर द इंडिया वांट्स टू वर्क, है वो किस तरह जो भारत का कल्चर है और इसकी जो योगा है या भारत की जो लैंग्वेजेस हैं, क्लासिक म्यूज़िक है, इसको कैसे वो दुनिया के सामने लेके जाएं। और जैसे मैंने पहले कहा कि भारत calls itself as a mother of the democracy, but I am unable to understand. I would definitely read about it कि what makes India to call it as a mother of democracy. Either this is because of the India being the largest democracy is a mother of the democracy, or what is the mindset behind that. अब इसके साथ साथ वो समझते हैं कि अपनी सॉफ्ट पावर को इन्हेंस करने के लिए जो नरेंद्र मोदी साहब का और बीजेपी का जो मैनिफेस्टो है वो ये बात कर रहा है कि हम जो है वो लाइक माइंडेड जो पार्टनर्स हैं पूरी दुनिया के अंदर, जिससे उनके साथ मिलके काम करेंगे इन टर्म्स ऑफ, जैसे कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस बना था, इसी तरह आपको याद होगा कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर बना था, वन फ्यूचर अलायंस बना था, ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस बना था और बिग कैट अलायंस बना था। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? अल्लाह का करम है जी। सर मुझे ये बताएं कि अगर हम बात करें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की, तो उसमें जो यूके और फ्रांस है वो ये कह रहे हैं कि इंडिया को परमानेंट सीट मिलनी चाहिए। यूके की बात की जाए तो पाकिस्तान के बड़े अच्छे ताल्लुकात नजर आते हैं, लेकिन पाकिस्तान को सपोर्ट करने की बजाय वो इंडिया को सपोर्टर बना हुआ है। जी असल में ना वो इंडिया ने ना, हमारा हमसाया मुल्क ज़रूर है, दुश्मन मुल्क भी है, लेकिन मेरे ख्याल में अब दुश्मनी से हमें निकल जाना चाहिए, प्यार की तरफ आना चाहिए। और दोनों एटमी पावर्स हैं, एटॉमिक पावर्स हैं, और कभी भी जंग ना इंडिया अफोर्ड कर सकता है ना हम अफोर्ड कर सकते हैं। रही बात दूसरी वीटो की बात कर रहे हैं आप, वीटो के 5 ममालिक हैं, उसमें छठे का पॉसिबल ही नहीं। वो वीटो का ये एक बंदा भी अगर इख्तिलाफ राय का इजहार कर दे तो खोते ही खूह जा पैंदा है, ठीक है, वो बात सारी ख़त्म। किसी भी एक नुक्ते पे कोई भी इंटरनेशनली कोई काम करना है या बात करनी या कोई किसी के ख़िलाफ़ कोई भी स्टेटमेंट जारी करनी है या किसी के ख़िलाफ़ कुछ डिक्लेरेशन जारी करनी है, तो पांचों का एक प्लेटफॉर्म पे, एक पेज पे होना ज़रूरी है। तो वो इंडिया की बढ़ती हुई कारकर्दगी को, बढ़ती हुई मईशत को और उनकी कारकर्दगी को नीचे से उठ के जो ऊपर आया है इंडिया, बिल्कुल नीचे से उठ के, पाकिस्तान से भी नीचे वो था बड़ा मुल्क होने के बावजूद, लेकिन वो उठ के ऊपर आया और उसने साबित किया हर फॉर्म में, हर जगह पे, हर फील्ड में उसने किया। ज़राअत में पॉलिटिकली उसने मैच्योरिटी दिखाई और जमहूरियत में उसने दिखाई, फिर दीगर आईटी में उसने दिखाई, इवन कि उन्होंने इसरो का इदारा करके स्पेस पे उन्होंने काम किया। हर एक चीज़ में इंडिया में नज़र आता है, लेकिन पाकिस्तान, मुझे ये समझ नहीं आती है कि G20 की मीटिंग होती है पाकिस्तान उसमें नज़र नहीं आता, UN की मीटिंग होती है पाकिस्तान नज़र आता है, लेकिन उतना कॉन्फिडेंस नहीं दिखा पा रहा होता जितना उसको कॉन्फिडेंस दिखाना चाहिए। बड़ी माजरत की बात कर रहा हूँ। दोस्तों एक चीज़ आपको कमेंट करके बतानी है कि पिछली गवर्नमेंट की तरह फिर से वही रोना है, नहीं हम कड़ी निंदा करते हैं, कोई बात नहीं, इस बार नहीं मिला अगली बार मिल जाएगा। ख़त्म करो यार ये ड्रामा। कब तक चाइना ब्लॉक करता रहेगा और हम चुपचाप यूएन में शांति मार के बैठे रहेंगे? क्या फ़ायदा हो रहा है इस यूएन से? क्या यूएन कर ले रहा है भाई? क्या यूएन ने रूस यूक्रेन जंग रुकवा दी? क्या यूएन ने इजराइल हमास जंग रुकवा दी? क्या यूएन ने कभी कोई फैसला ले लिया? कुछ तो नहीं किया। और सही बात है, कर कैसे पाएगा यूएन जब यूएन में सही रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है? ठीक है, ले दे के वेस्ट के देश हैं, अमेरिका के देश हैं, अमेरिका के जो अलायंस है वो हैं,
और चाइना है और रसिया है। जबकि ग्लोबल पावर में तो भारत इस समय राइस पे है। भारत की तो रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है। भारत की पॉपुलेशन दुनिया में इतनी बड़ी है, 140 करोड़ की पॉपुलेशन है यार। इनको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगी तो 2-2, 2.5 करोड़ वाले देशों को मिलेगी जिनकी पॉपुलेशन इतनी कम है। क्या फ़ायदा है ऐसे यूएन का? बंद करो ऐसा यूएन, ठीक है। कुछ नहीं कर पा रहा है यूएन, और कर भी नहीं पाएगा जब तक भारत और इसमें ताकतवर देश और शामिल नहीं होंगे। वो 5 देश यार, 5 देश में से चाइना तो हमारी गलती से बना है, ठीक है। एक टाइम पे हमें यूएन ऑफर कर रहा था कि परमानेंट मेंबर आप बनो, तो नेहरू साहब ने कहा कि नहीं, इंडिया चाइना भाई भाई, और चाइना भाई है तो हम भाई को देंगे। और भाई देखो आज हमारी क्या हालत कर रहा है। नेहरू साहब को इतिहास में कोई गलत नहीं ठहराता, पूजा होती है उनकी, लेकिन अगर आप समझे तो कितना बड़ा ब्लेंडर वो कर चुके थे, और उसकी वजह से आज भारत क्या क्या झेल रहा है। अब लोग कहेंगे कि यूएन में ये होने से क्या होता है, परमानेंट मेंबरशिप मिल जाने से क्या होगा। ये होगा कि मसूद अजहर को आतंकवादी घोषित करने से चाइना ने रोक दिया था यूएन में, उस समय मसूद अजहर आतंकवादी ही नहीं घोषित हुआ। ये होता है, एक इंटरनेशनल दबदबा होता है। वैसे यूएन का मेरे को नहीं लगता जब तक भारत और ताकतवर देश शामिल नहीं होते यूएन का कोई रोल है, कुछ रोल नहीं है।